नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे का बड़ा बयान। सियाचिन को सेना मुक्त कराना कई वजहों से जरूरी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इसकी इजाजत नहीं देते। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पुलवामा हमले को लेकर एनआईए ने किया बड़ा खुलासा, पाकिस्तान के संगठन से जुड़े हैं इसके तार। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गाजीपुर मंडी में मिले आईईडी का पाकिस्तान कनेक्शन, ड्रग्स तस्करों के जरिए भारत में हो रही विस्फोटकों की डिलीवरी। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा में बोले पीएम मोदी, कई देशों को कोविड वैक्सीन देकर भारत करोड़ों जीवन बचा रहा है। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में फिर बनने जा रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार और किस पार्टी को कितनी मिलेंगी सीटें, इसको लेकर बड़ा ओपिनियन पोल आ गया है सामने। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि रोज की इस प्रकार की खबरें आप तक पहुंचे सबसे तेज। और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सियाचिन को सेना मुक्त करना कई वजहों से है जरूरी, लेकिन भारत पाकिस्तान के रिश्ते इसकी नहीं देते इजाजत। जी हां दोस्तों, 12 जनवरी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के वार्षिक सम्मेलन में मुख्य रूप से पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच जारी तनातनी पर ही चर्चा केंद्रित रही, लेकिन जनरल एम नरवणे ने सियाचिन पर जो बयान दिया उसकी चर्चा मीडिया में खूब हो रही है। जनरल नरवणे ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हम सियाचिन को सेना मुक्त करने के विचार के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसकी एक शर्त है, वो ये कि जमीनी स्थिति के मुताबिक जो वास्तविक सीमा रेखा है उसे कबूल किया जाए और पाकिस्तान को कबूल करना पड़ेगा कि वहां उसकी क्या स्थिति है और हमारी क्या स्थिति है, और सेना की किसी तरह की वापसी शुरू करने से पहले दोनों देशों को उस रेखा पर दस्तखत करना होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पुलवामा हमले को लेकर एनआईए ने किया बड़ा खुलासा, पाकिस्तान के संगठन से जुड़े हैं इसके तार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपने जांच में पाया है कि पुलवामा हमले की जिम्मेदारी लेने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां आईएसआई ने लश्कर-ए मुस्तफा नाम का आतंकवादी संगठन बनाया था। आपको बता दें कि एनआईए के सूत्रों ने बताया कि यह मौलाना मसूद अजहर के भाई मुफ्ती उर्फ अब्दुल रऊफ की योजना थी और उसने लश्कर-ए मुस्तफा बनाया और हथियारों की तस्करी के नाम पर उत्तर प्रदेश तथा बिहार के लोगों को भर्ती किया एवं बाद में उन्हें आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गाजीपुर मंडी में मिले आईईडी का पाकिस्तान कनेक्शन, ड्रग्स तस्करों के जरिए भारत में हो रही है विस्फोटकों की डिलीवरी। जी हां दोस्तों, दिल्ली की गाजीपुर मंडी में पिछले शुक्रवार को आरडीएक्स पैक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बम मिला है और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं अब पुलिस की जांच ने खुफिया रिपोर्ट से कुछ ऐसी सनसनीखेज जानकारी दी है जो काफ़ी हैरानी भरी है और इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान जमीन और समुद्री मार्गों के जरिए भेजी जाने वाले ड्रग को जरिया बनाकर आईईडी को भारत में भेज रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की जानकारी मिली है कि गाजीपुर मंडी में लगाए गए बम 1 घंटे 8 मिनट पर फटना था और अभी तक ये मालूम नहीं है कि भारत में बमों की कितनी खेप को भेजा गया है, लेकिन पंजाब पुलिस ने ही अकेले 20 आईईडी, 5 से 6 किलोग्राम का आईईडी और 100 ग्रेनेड को जब्त कर लिया है। पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों से कहा गया है कि वो पंजाब के अलावा उत्तर प्रदेश जैसी चुनावी राज्यों और महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली जैसे संवेदनशील राज्यों में धमाके के लिए अधिक आईईडी और टिफिन बम तैयार करें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा में बोले पीएम मोदी, कई देशों को कोविड वैक्सीन देकर भारत करोड़ों जीवन बचा रहा है। जी हां दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे 5 दिवसीय दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के हालात विषय पर विशेष संबोधन देते हुए कहा कि एक तरफ भारत अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो दूसरी ओर देश में वैक्सीन की 156 करोड़ खुराक भी वो दे चुका है और इस तरह से भारत ने दुनिया को उम्मीद का गुलदस्ता दे दिया है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र ने पूरे विश्व को एक खूबसूरत उपहार दिया है और वो उपहार है बुके ऑफ होप, और इस बुके में हम भारतीयों का लोकतंत्र पर अटूट विश्वास और इस बुके में 21वीं सदी को सशक्त करने वाली
वाली प्रौद्योगिकी। इस बुके में है हम भारतीयों का टेम्परामेंट और हम भारतीयों की प्रतिभा। तो दोस्तों, पीएम मोदी ने बड़ी बात कही है और पीएम मोदी के इस ऐलान से और इस काम से कई देशों की करोड़ों लोगों की जीवन बची है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में फिर बनेगी योगी सरकार और पार्टी को कितनी मिलेंगी सीटें, इसका हो गया है खुलासा। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के संभावित नतीजों के आकलन के लिए इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो ने ओपिनियन पोल किया है और ओपिनियन पोल में यूपी को 5 अलग अलग हिस्सों में यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड, अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में बांटा गया है। बता दें कि 25 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच 10,000 से ज्यादा लोगों की राय ली गई है। ग्राउंड जीरो से यूपी की 403 सीटों का इन डेप्थ एनालिसिस किया गया है और यकीन मानिए नतीजे चौंकाने वाले हैं। इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 250 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि सपा गठबंधन को 120 से 130 सीटें, बीएसपी को 2 से 5 सीटें और कांग्रेस को 3 से 7 सीटें और बाकी अन्य को मिलने का अनुमान है। योगी आदित्यनाथ पूर्ण बहुमत से फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की सीटें तो बढ़ेंगी लेकिन बहुमत से वो दूर रहेंगे। गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीत दर्ज करेंगे। ओपिनियन पोल में योगी आदित्यनाथ को रिकॉर्ड वोट मिलने का अनुमान है। वहीं सिराथू सीट से चुनाव लड़ रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की भी जीत सुनिश्चित है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 23 जनवरी को आएगा देश में कोरोना का पीक और 7 लाख से ज्यादा नए मामले आने की संभावना। जी हां दोस्तों, कोरोना का लहर अभी फिर से सताने लगा है। आपको बता दें कि देश में अब इस बात पर चर्चा होने लगी है कि क्या कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ गई है और सवाल ये भी है कि जो एक्सपर्ट्स कोरोना का पीक जनवरी के अंत में बता रहे थे, क्या उनका आकलन गलत साबित हो गया है। अब माना जा रहा है कि भारत में कोरोना का पीक 23 जनवरी को आ सकता है और इस दौरान 7 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए जाएंगे। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 2,58,000 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और इस दौरान 385 लोगों की मौत भी हुई है। कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी जगहों पर कोरोना का ग्राफ ऊपर जा रहा है। वहीं दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। पिछले करीब 3 हफ्ते में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ी थी, लेकिन ताज़ा आंकड़ों ने एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। कोरोना के नए मामले का जो पैटर्न अभी तक रहा था, उसमें हर दिन केस बढ़ रहे थे और पिछले 4 दिनों में से नए संक्रमितों की संख्या 2.5 लाख के पार है और पिछले 3 दिनों के मुकाबले आज कोरोना के नए केस 5% कम आए हैं। हालांकि देश में पॉजिटिविटी रेट पहले से बढ़कर 19.65% हो गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से जुड़ी आ रही है। कड़ाके की ठंड के बीच देश के कई हिस्सों में होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पहाड़ों में हिमपात का दौर जारी है और इस बीच देश के कई हिस्सों में बारिश का भी अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बुधवार तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। चेन्नई और आसपास के जिलों में सोमवार को मध्यम से भारी बारिश हुई, जबकि कई तटीय क्षेत्रों में भी भारी बारिश दर्ज की गई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर कोरिया, चीन, रूस से तनाव। अमेरिका ने जापान के पास भेजी अपनी महाविनाशक परमाणु पनडुब्बी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी नौसेना के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक यूएसएस नेवादा पनडुब्बी पिछले हफ्ते के आखिर में गुआम द्वीप के एक दुर्लभ बंदरगाह पर अचानक पहुंच गई। विश्लेषकों का मानना है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने पनडुब्बी जापान के पास भेजकर अपने सहयोगियों और दुश्मनों को एक मैसेज दिया है। आपको बता दें कि ओहियो क्लास की परमाणु शक्ति वाली पनडुब्बी 20 ट्राइडेंट बैलिस्टिक मिसाइल और दर्जनों परमाणु हथियार के साथ शनिवार को अमेरिकी प्रशांत द्वीप क्षेत्र में यूएस नेवी के बेस पर पहुंची है। और आपको ये भी बता दें दोस्तों कि इस सबमरीन को बूमर भी कहा जाता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अबू धाबी एयरपोर्ट पर हमला, भारतीयों के लिए क्या है इस हवाई अड्डे की अहमियत, ये आपको बता दें दोस्तों कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में सोमवार को इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर इस बार हमला किया गया और इससे एयरपोर्ट पर आग लग गई और 3 ईंधन टैंकरों में विस्फोट हो गया। इसमें 2 भारतीय नागरिक समेत 3 लोगों की मौत हो गई है और
6 अन्य घायल हो गए हैं। अबू धाबी पुलिस का कहना है कि हमला ड्रोन से किया गया और यमन के हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने हाल ही में अपने 40 साल पूरे किए हैं। ये दुबई के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा अड्डा है और इसकी परिकल्पना 1974 में की गई थी और निर्माण 1979 में शुरू हुआ था। आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1982 को हुई थी और पिछले 40 साल में ये एयरपोर्ट दुनिया के नक्शे पर यूएई के उभार का गवाह रहा है और इस दौरान देश ने टूरिज्म, ट्रेड और कॉमर्स में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि जनरल नरवणे की हुंकार से चीन को लगा मिर्ची और बोले कि ये घरेलू संघर्ष से ध्यान भटकाने की है साजिश। जी हां दोस्तों, सेना दिवस पर थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के बयान से चीन को मिर्ची लग गई है और चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में उनके बयानों को लेकर जमकर जहर उगला है। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि भारत ने घरेलू संघर्ष से ध्यान भटकाने के लिए चीन विरोधी बयानबाजी को तेज कर दिया है। तो दोस्तों, चीनी मीडिया में जबरदस्त मिर्ची लगी हुई है क्योंकि यहाँ पर जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि हर स्थिति के लिए हम हैं तैयार, बातचीत से नहीं मानेगा चीन, तो जो भी जरूरी होगा वो करेंगे भारत की सेना। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फसीहत इमरान अब पाकिस्तानी कहने लगा पाकिस्तानी पीएम को इंटरनेशनल भिखारी और विपक्ष बोला कि प्रधानमंत्री का जाना ही सभी समस्याओं का हल है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की फजीहत अभी तक सिर्फ बाहर ही हो रही थी, लेकिन अब उनका खुद का मुल्क उन्हें इंटरनेशनल भिखारी बोल रहा है। जमाते इस्माइली के प्रमुख सिराजुल हक ने रविवार को इमरान खान को इंटरनेशनल भिखारी करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से इमरान खान का जाना ही मुल्क की सभी आर्थिक समस्याओं का हल है। साथ ही उन्होंने देश में नए सिरे से चुनाव कराने की अपील भी कर दी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ विवादास्पद सौदे और संसद में मिनी बजट पास कराने के बाद से इमरान तीखी आलोचना झेल रहे हैं और इस बीच सिराजुल हक ने कहा कि इमरान खान के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार देश पर शासन करने में असमर्थ है। देश में राजनीति से फायदे या नुकसान के लिए कोई जगह नहीं बची है और इमरान खान का चले जाना ही समस्याओं का सबसे बड़ा हल है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन की हरकतों पर अंकुश लगाएगा भारत का ब्रह्मास्त्र, अप्रैल तक काम करने लगेगी इसकी पहली यूनिट। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर बने खतरे के बीच भारत की ताकत बढ़ने वाली है और भारत का ब्रह्मास्त्र समझी जाने वाली S-400 मिसाइल सिस्टम अगले साल यानी 2023 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगी। S-400 की पहली यूनिट इसी साल अप्रैल तक तैनात हो जाएगी, जबकि 4 अन्य अगले साल तक अपना काम करने लगेंगी। भारत की मिसाइल क्षमता किस कदर बढ़ जाएगी, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि ये पावरफुल सिस्टम 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की दूर तक दुश्मन के एयरक्राफ्ट या मिसाइलों को तबाह करने की क्षमता रखता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तालिबान पाकिस्तानी सेना में सीमा पर फिर जोरदार संघर्ष और अब रात भर आग उगलती रही दोनों देशों की तोपें। जी हां दोस्तों, तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच अफगान सीमा पर दुरंत लाइन को लेकर विवाद घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि दोनों ही ओर से सेनाएं आमने सामने हैं और तोपें आग उगल रही है। गोलीबारी की ताजा घटना रविवार रात को उस समय हुई जब पाकिस्तानी सेना ने तालिबानी ठिकानों पर तोपों से गोले बरसाना शुरू कर दिया और इसके जवाब में तालिबानी आतंकियों ने गोले बरसाए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में अब भी 300 के पार जाने का भाजपा का दावा, बताया कि क्यों पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं स्वामी प्रसाद जैसे नेता। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी करने के बाद भाजपा के एक शीर्ष नेता ने पार्टी की 300 से ज्यादा सीटें जीतने की पिछली सफलता को दोहराने का दावा किया है। पार्टी का मानना है कि पहले 2 चरणों में उसकी एक भी सीट कम नहीं होगी, हालांकि कुछ सीटें बदल सकती हैं। भाजपा छोड़कर जाने वाले नेताओं से भी पार्टी परेशान नहीं है और उसका मानना है कि ये नेता भाजपा के भीतर उनकी जाति समूह का नेतृत्व खड़ा होने से ज्यादा परेशान थे। भाजपा ने शनिवार को पहले 2 चरणों के लिए 107 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी और जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नाम शामिल थे। उत्तर प्रदेश के लिए पार्टी की रणनीति साफ
साफ है कि वो अपने अभी तक के कामों को लेकर और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वोटरों को भाजपा पर जबरदस्त भरोसा, 56% लोगों की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ, और मोदी का भी उत्तर प्रदेश में चलेगा जादू। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 22 में 22 सीट के दावों के बीच भाजपा पर वोटरों का भरोसा बढ़ गया है। प्रदेश की 403 सीटों पर 21 दिसंबर 2021 से 9 जनवरी 2022 तक किया गया ओपिनियन पोल बताता है कि यहां भाजपा 226 से 246 तक सीटें लाने वाली है। समाजवादी पार्टी का आंकड़ा 160 सीटों तक ही छू रहा है, जबकि बसपा 12 और प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस महज 1 सीट पर सिमटती दिख रही है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि इंडिया टीवी जन की बात ओपिनियन पोल के मुताबिक भाजपा के पास इस बार 39 से 40% तक वोट जा रहे हैं। सपा के खाते में ज्यादा से ज्यादा 30% और बसपा के खाते में 13% वोट जाते नजर आ रहे हैं, और 56% लोग योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के लिए मानते हैं अपनी पहली पसंद। बात की जाए अखिलेश यादव की तो महज 32%, मायावती 9%, प्रियंका गांधी 2%। तो दोस्तों ये है कि कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसको लेकर ओपिनियन पोल का नतीजा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू, एक्टिव केस 16 लाख के पार, 230 दिन बाद भी सबसे बड़ा आंकड़ा अब आया। जी हां दोस्तों, देश में ओमिक्रॉन की वजह से आई कोरोना की तीसरी लहर अब बेकाबू होती जा रही है। पिछले लगातार 5 दिन से हर दिन 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। डराने वाली बात यह भी है कि नए मरीजों की तुलना में ठीक हो रहे मरीजों की संख्या कम है, और इस वजह से एक्टिव केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में फिलहाल एक्टिव केस का आंकड़ा 16.5 लाख के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 9 से 16 जनवरी के बीच देश में जितने मरीज ठीक हो रहे हैं उसकी तुलना में दोगुना से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। कड़ाके की सर्दी का सितम है जारी, और कई राज्यों में बारिश बढ़ाएगी ठिठुरन। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक 17 जनवरी को मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु के कुछ हिस्से और रायलसीमा और आंध्र प्रदेश में मध्यम बारिश होगी। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर जारी रहेगी। उत्तर भारत में हड्डी कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले दिनों तक दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, और एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण कोंकण और गोवा के पास बना हुआ है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी और अमित शाह समझेंगे सियासी माहौल, 23 जनवरी से होगा ताबड़तोड़ कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के चुनाव से बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और प्रतिदिन नए सियासी समीकरण सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह 23 जनवरी के बाद यूपी में ताबड़तोड़ कार्यक्रम करने वाले हैं, और इस दौरान यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत सभी सह प्रभारी यूपी में रहेंगे। पीएम मोदी और शाह के इस यूपी दौरे के दौरान केंद्रीय नेतृत्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड समेत सभी हिस्सों में चुनावी व्यूह रचना करेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 23 जनवरी के बाद अमित शाह की यूपी में धमाकेदार एंट्री, बदल सकते हैं सियासी गणित। जहां दोस्तों अमित शाह के अगले सप्ताह से प्रदेश में कई बैठकें होने की संभावना है, क्योंकि पार्टी राज्य में सत्ता बनाए रखने के लिए अपने चुनावी अभियान को तेज करना चाहती है। अमित शाह 23 जनवरी के बाद प्रदेश दौरे की शुरुआत करेंगे और वो संगठन के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 10 फरवरी से मतदान का आगाज होने जा रहा है। चुनाव से पहले सभी पार्टियां अधिक से अधिक वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए जुटी हुई हैं, और इसी बीच बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित यूपी में एंट्री करने जा रहे हैं। और इसी के साथ अमित शाह के अगले सप्ताह से प्रदर्शन में कई बैठकें करने की संभावना है, क्योंकि चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है और पार्टी राज्य में अपने चुनावी अभियान को तेज करना चाहती है।